हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का 4th चैप्टर दैट इज़ हीट। फिजिक्स का अगर हम देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हीट, हाउ इज़ इट मेजर्ड, हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ हीट। तो आपको पता है हीट एक टाइप का एनर्जी होता है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ये बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है, जहाँ पे भी टेम्परेचर का थोड़ा भी डिफरेंस होता है। अब ये सारे टर्म्स हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नए हैं, ये टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं, तो हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देखेंगे। अभी आपको पता है जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं, चाहे वुलन क्लोथ्स होते हैं या समर क्लोथ्स होते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पहनते हैं। अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम वुलन क्लोथ पहनते हैं जो कि हमको थोड़ा सा गर्मी फील देता है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत लाइट क्लोथ्स पहनते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो ये हीट क्या हुआ, कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि हमें गर्म होने का सेंसेशन देगा, हम उसी चीज़ को हीट कहेंगे। तो अगर हम कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है कैसे कैसे पता लगा सकते हैं, इधर बाय उसको हम टच करके, ठीक है। और अगर हम टच ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा, या तो उसमें से धुआं निकल रहा हो, जैसे चाय हम देखते हैं, चाय में से कॉफ़ी में से अगर धुआं निकल रहा है तो हम उसके बेसिस पर बता देते हैं हाँ ये गर्म है। लेकिन आप हर गर्म चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि हमको बिना टच करे भी बता दे। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है जिसको हम देखेंगे सबसे पहले। इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो जाएगा कि हम हर चीज़ को टच करके नहीं बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। इसमें जो ये फर्स्ट टब है इसमें ले लिया है गर्म पानी, ठीक है, तो हॉट वाटर यहाँ पे हम लिखते हैं। ये जो सेकंड वाला टब है इसमें है कोल्ड वाटर, ठीक है, और थर्ड वाले टब में है मिक्स्ड वाटर, मतलब दोनों को मिलाकर। ये गर्म पानी इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए कि हम अपना हाथ डिप ही ना कर पाए, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप अपना लेफ़्ट वाला हाथ गर्म पानी में डिप करके रखिए और राइट वाला हाथ, इसमें मैं L एंड R लिख देती हूँ, लेफ़्ट हैंड को आप रखेंगे गर्म में और राइट हैंड को आप डिप करके रखेंगे ठंडे पानी में। बहुत देर के बाद क्या होगा, आप अपना हाथ जब यहाँ से रिमूव करेंगे एंड इफ़ यू पुट बोथ ऑफ योर हैंड्स इन दिस मिक्स्ड वाटर, तो आपको कैसा फील होगा, जो आपका लेफ़्ट वाला हैंड होगा वो स्टिल अभी भी गर्म ही लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि आसपास का जो पानी है वो गर्म है। क्यों ऐसा फील होगा, क्योंकि इस गर्म पानी की वजह से हमारा जो हाथ था वो भी गर्म हो चुका है और इस ठंडे पानी की वजह से हमारा राइट हैंड ठंडा हो चुका है। दैट इज़ वाई ये मिक्स्ड वाटर होने के बाद भी लेफ़्ट हैंड को गर्म ही लग रहा है, क्योंकि हाथ ऑलरेडी गर्म ही है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ को टच करने से हम इतना ज़्यादा रिलायबल उस चीज़ को नहीं सोच सकते कि हाँ टच करने से ही हम बता देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर हम सेंस ऑफ टच ही नहीं यूज़ कर सकते तो हम कौन सा सेंस या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम किसी चीज़ का हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र कर पाए। जो डिग्री होता है ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर। मतलब तो कोई भी चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है और कोई चीज़ ठंडी है तो कितनी ज़्यादा ठंडी है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि क्लिनिक्स में पाया जाता है या हमारे घर में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। सेकंड होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि लेबोरेटरीज़ में रखे होते हैं और उससे हम या तो केमिकल रिएक्शंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मेज़र करते हैं, या हम लेबोरेटरी का जो रूम है उसका टेम्परेचर देखते हैं। और थर्ड होता है डिजिटल थर्मोमीटर, ये भी यूज़ होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, लेकिन ये डिजिटल होता है, इस पर डायरेक्ट टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। तो चलिए वन बाय वन हम तीनों को समझेंगे। सो द फर्स्ट इज़ मेजरिंग टेम्परेचर। आपको इतना पता चल गया है कि थर्मोमीटर इज़ दैट डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको कभी फीवर है तो आप कैसे करके मेज़र करेंगे, आप एक थर्मोमीटर लेंगे और उसी से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर आपका काम आएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्किंग ऑफ दिस थर्मोमीटर, कैसे करके ये वर्क करता है। ये थर्मोमीटर ग्लास का बना हुआ होता है, दैट इज़ वाई वी शुड हैंडल इट विद केयर।
यहाँ पर बल्ब होता है स्टार्टिंग में, ये जो पॉइंट है नैरो सा, इसको हम कहते हैं बल्ब, जिसको हम अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं और टंग के नीचे वी पुट इट। ये वाला पूरा जो लेंथ है, ये लाइन होती है, ये भी पूरा ग्लास का ही बना हुआ होता है, जिसको हम ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर एक पतली सी लाइन जा रही होती है, ठीक है, नैरो स्पेस होता है बहुत ही, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मरकरी, ठीक है। अब ये मरकरी क्या होता है? मरकरी एक मेटल होता है, और मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। हम अपने माउथ में इस थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो जाता है इस थर्मोमीटर के अंदर, जिसकी वजह से मरकरी का लेवल राइज हो जाता है, और ये वहाँ तक राइज होता है जहाँ तक हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसमें पास ऑन हुआ है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम लोग देख के बताते हैं कि इसमें टेम्परेचर कितना आया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा बॉडी का जो मेन टेम्परेचर होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सी या डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 37 होता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, दैट इज़ नॉर्मल, ओके। तो इसमें 35 डिग्री सी से लेके 42 डिग्री सी तक मार्किंग्स होती है। नाउ एक्टिविटी 4.2 में दिस इज़ गिवन हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको मेज़र कैसे करेंगे कि आपका टेम्परेचर बॉडी का कितना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका 35 मार्किंग है और ये है आपका बड़े वाला मार्किंग, ठीक है। और इसके बीच में छोटी छोटी मार्किंग्स भी होती है, हम इसमें 5 मार्किंग्स बनाएंगे बीच में, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, आपका जो थर्मोमीटर है, जो मरकरी है, वो यहाँ पर आके रुका है, मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्योंकि 5 डिविजन्स हैं, तो 0.2 के इक्वल एक डिवीजन हुआ, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे टेम्परेचर को 35 तो है ही, 35 के बाद 0.4, क्योंकि एक ये इज़ इक्वल्स टू 0.2 और दूसरा वाला ये इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.2, इसलिए ये हो जाएगा 0.4। क्योंकि ये 35 के बाद आ रहा है, तो 35.4 डिग्री सी इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब आपको लग रहा होगा, आपको डॉक्टर्स तो बहुत बार बोलते हैं कि 97 हो गया है, 98 हो गया है। एक्चुअली वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि एक और यूनिट होती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। आपको बता देती हूँ कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 यूनिट्स होती है। एक तो डिग्री सी दैट इज़ डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, फिर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और लास्ट वन इज़ केल्विन। तो ये तीनों यूनिट्स होती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। नाउ देयर आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड जब भी हम किसी थर्मोमीटर को यूज़ करें। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें मरकरी की हेल्प से हमें टेम्परेचर पता चलता है, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मरकरी उसका हमेशा 0 पे रहे, या आप बोल सकते हैं बिल्कुल लोवेस्ट जो उसका पॉइंट होता है वहाँ पर रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें थर्मोमीटर को यूज़ करना है, उसको प्लेन वाटर से या एंटीसेप्टिक वाटर से वॉश करेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद उसके मरकरी लेवल को हम 0 पे लेके आएंगे, और यहाँ पर है 0.35, क्योंकि ये थर्मोमीटर स्टार्ट ही 35 से होता है 42 डिग्री सी तक, ठीक है। मरकरी लेवल को नीचे लाने के लिए हम उसको जर्क देते हैं, मतलब झटका सा देते हैं, लेकिन बस ऐसे ही झटका देना है कि वो गिर ना जाए हाथ से, क्योंकि वो ग्लास का है तो वो 1 सेकंड में टूट जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, थर्मोमीटर के बल्ब को कभी भी हमें टच नहीं करना होता है, क्योंकि वो बल्ब हम अपने माउथ के अंदर रखते हैं, ठीक है, और इससे इस तरीके से हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये बनता ही इस तरीके से है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर पाए। अगर आपको लगे कभी कि पानी गर्म हो गया है, तो चलो उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो वो चीज़ हमको कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सी पर, और हमारे थर्मोमीटर पर मार्किंग होती है ओनली अप टू 42 डिग्री सी। तो 42 डिग्री सी को अगर हम 100 वाले में रखेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से हमारा मरकरी टूट जाएगा, इट विल ब्रेक, ठीक है। इसलिए इससे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी का टेम्परेचर ही मेज़र करना है। अगर आपको वाटर का या मिल्क का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो उसके लिए यू कैन यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी चाहे आप अपने घर में देख लीजिए, गर्म पानी है, गर्म दूध है, उन सब का टेम्परेचर आपको मेज़र करना है। अगर आपको अपने रूम का टेम्परेचर मेज़र करना है, उसके लिए भी आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होता है।
जैसे आपने देखा था क्लिनिकल का रेंज था 35 से लेके 42 डिग्री सी तक, ठीक है। लेकिन इसका ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसका रेंज होता है -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी। तो आप देखिए रेंज इसका काफ़ी बड़ा है ना। इसीलिए हम अलग अलग पर्पज़ के लिए इस थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अगर मार्किंग्स देखें तो 3 और 4 के बीच में 10 का गैप है, ठीक है, मतलब 10 छोटे छोटे डिविजन्स हैं। अब अगर बात करें हम कि इससे टेम्परेचर मेज़र कैसे करना है, तो हम देखते हैं ये वाली एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, वी विल टेक अ बीकर और उसमें हम थोड़ा सा वाटर फिल करेंगे। जिसका भी हमको जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र करना है वो सब्सटेंस उसमें हम फिल करेंगे। एंड वी विल टेक द थर्मोमीटर और उसको सीधी पोजीशन में विदाउट बेंडिंग, बिल्कुल सीधी पोजीशन में उसको इसके अंदर इमर्स करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है दैट शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द बीकर। कोई भी हार्ड जगह से बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। जस्ट जो बल्ब होता है वो हमेशा जो भी सॉल्यूशन है उसको टच करना चाहिए, लेकिन सरफेस पर टच नहीं करना चाहिए। ये पहला पॉइंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको मेज़र करना है थर्मोमीटर को हमको कॉन्टीन्यूसली उस सब्सटेंस के अंदर डिप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मर्करी लेवल 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल नीचे आ जाता है। मान लीजिए आपको इस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्या करते हैं, माउथ से बाहर निकालते हैं मेज़र करने के लिए, राइट। लेकिन इसको हमें इस सब्सटेंस से बाहर नहीं निकालना है, इस सब्सटेंस के अंदर ही रखना है और देखना है कि मर्करी का लेवल कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक रूम है, ठीक है, उस रूम का आपको थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करना है, तो आप क्या करते हैं, थर्मोमीटर को हम नॉर्मली जो वॉल होगा उस पर माउंट करके रख देते हैं और मर्करी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम वो राइज करता है या नीचे जाता रहता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है उस जगह का, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है, यहाँ पर एक इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। ये जो किंक होता है ये मरकरी को अपने आप नीचे आने से प्रिवेंट करता है। दैट इज़ वाई जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को माउथ से बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर तक वो अपनी पोजीशन में रहता है, धीरे धीरे नीचे आएगा। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक होता ही नहीं है, दैट इज़ वाई मरकरी बिल्कुल से नीचे आ जाता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप का थर्मोमीटर, दैट इज़ डिजिटल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ होता है और ये मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जब भी थर्मोमीटर टूट जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम है, ठीक है। इसीलिए हम आजकल जो कंपनीज बना रही हैं वो ग्लास का थर्मोमीटर ना बनाते हुए वो डिजिटल थर्मोमीटर बनाते हैं जिसमें मरकरी का यूज़ ही नहीं होता है। बस इसको बल्ब को हमें अपना माउथ के अंदर रखना होता है और इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो थर्मोमीटर काम कर रहा है ये क्यों काम कर रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है इस थर्मोमीटर ऑब्जेक्ट में। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है ये हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब तक हम लोगों ने थर्मोमीटर के टाइप्स देख लिए हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर। उससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमारी बॉडी का जो हीट होता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द थर्मोमीटर, तभी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है और वो हमको टेम्परेचर बताता है। बट हाउ दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप कॉमन अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी देखते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ कप ऑफ टी और उसको आप जस्ट नॉर्मली रख दें। ये जो कप का चाय है ये थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ठंडा हो जाएगा। नाउ व्हाई दिस हैपेंस, हमारा जो ये कप का चाय है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत सारा हीट था जो कि अपने सराउंडिंग में चला जाएगा। इससे हम बोल सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन। मतलब ये चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी तो ये हॉटर रीजन हो गया और ये हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कोल्ड रीजन में, मतलब सराउंडिंग्स में। और ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक आसपास का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, मतलब गर्म और ठंडा रीजन एकदम सेम ना हो जाए। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्नर के ऊपर आप कोई पैन रखते हैं, ये पैन जब तक स्टोव के ऊपर रहेगा ऑन कंडीशन में तो ये गर्म हो जाएगा,
थोड़ी देर बाद अगर आप इसको साइड में रखते हैं तो आप क्या देखेंगे, ये थोड़ी ही देर में ठंडा हो जाता है, क्योंकि जितना हीट इसके अंदर होता है वो सराउंडिंग में डिफ्यूज़ कर जाता है। इसी को हम कहते हैं हीट का ट्रांसफ़र होना। और ये 3 अलग अलग मेथड से हो सकते हैं या 3 अलग अलग फिनोमेना से हो सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 प्रोसेसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन मेनली इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, देन कन्वेक्शन जो कि इट टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस। रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एयर है तो भी रेडिएशन हो सकता है, एयर अगर नहीं है मतलब वैक्यूम है तो भी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब हम लोग डिटेल में इन तीनों प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 4.6। इसमें सबसे पहले वी विल टेक अ मेटल रॉड। इस मेटल की रॉड के नीचे वाली सरफेस पर हम थोड़ा सा वैक्स लगा देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा वैक्स लगाने के बाद उसमें एक नेल लगा दें, ठीक है। अब एक एंड से हम एक कैंडल रखेंगे सो दैट ये मेटल की रॉड यहाँ से हीट अप होना स्टार्ट हो जाए। जैसा कि आप अपने घर में देखते होंगे, किचन में अगर हम पैन रखते हैं स्टोव के ऊपर तो वो पैन गर्म होता है, उसका हैंडल में अगर प्लास्टिक नहीं है तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। इन द सेम वे जब हम इस रॉड को एक तरफ से हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे ये रॉड पूरा ही गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसका प्रूफ हमको कैसे मिलेगा, जैसे ही जितना जितना ये गर्म होता जाएगा वहाँ से ये जो वैक्स है ये मेल्ट होकर नीचे गिरती जाएगी। अगर इसमें वैक्स के साथ हमने एक नेल भी लगाया है तो वो और ज़्यादा हमें क्लियरली दिखाई देगा कि वो नेल्स भी नीचे गिर रहे हैं। अब व्हाट इज़ द रीज़न कि ये जो मेटल है ये गर्म हो रहा है, चलो इसको हम देखते हैं। अब नाउ यू सी दिस मेटल रॉड इज़ मेड अप ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट को पास होने नहीं देते हैं। कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के। वेयर एज इंसुलेटर्स में प्लास्टिक, रबर, वुड, एयर, ये सब है इंसुलेटर्स जो कि हीट को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं। आपको पता है जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये सारे जो पार्टिकल्स यहाँ पे हम बना रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड एक मैटर है, ये जो रॉड है ये एक सॉलिड है, ठीक है। तो इसके मैटर के पार्टिकल्स सब पास होते हैं। अब जब हमने हीट करना स्टार्ट किया है इसको, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये हीट अप होगा, ये अपने ही पोजीशन में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जितना भी स्पेस है थोड़ा बहुत इसमें ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। इसके वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर और ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। इन द सेम वे ये जितने भी पार्टिकल्स हैं एक एक करके धीरे धीरे करके सारे के सारे वाइब्रेट करेंगे और अपने आप से हीट को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बिकॉज बोथ द पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये इनको हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा कुछ हिलना डुलना नहीं पड़ता, ये जस्ट अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कुछ सॉलिड्स हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ सॉलिड्स नहीं करते हैं। अब हमने देख लिया है कि ये वो वाला सॉलिड है जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। कौन से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र ना करें। मान लीजिए मैंने एक वुड ले लिया है, ठीक है, हमने कोई भी एक फ्लेम का सोर्स ले लिया है, ये इस जगह पर गर्म तो हो जाएगा, धीरे धीरे ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये बर्न हो जाएगा, लेकिन ये हीट को यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि ये बना हुआ है वुड का, एंड वुड इज़ एन इंसुलेटर जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। आपको पता है एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र होता है, और कौन से एंड से, जो गर्म वाला एंड होगा उस एंड से ठंडे वाले एंड की तरफ, ठीक है। तो ये तो सॉलिड्स की बात हो गई है जिसमें हमने कंडक्टर्स भी देख लिए हैं और इंसुलेटर्स भी देख लिए हैं। इसमें एक और एक्टिविटी है 4.7। इसमें क्या करना है, हम बीकर में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे,
ठीक है। उसमें हम अलग अलग टाइप की चीज़ें रख के देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टील का स्पून हो गया, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल है, डिवाइडर है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिप करके रखेंगे एंड वी विल सी कि दूसरा एंड इनका गर्म होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए पेंसिल गर्म नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट होती है, जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है जो कि कार्बन की होती है विच इज़ अ नॉन मेटल, और ये पेंसिल लकड़ी की भी होती है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा हीट को। देन डिवाइडर, क्योंकि स्टील की है तो ये डिवाइडर दूसरे एंड में गर्म हो जाएगा अगर इसमें प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है। अगेन स्टील का स्पून है, ये भी दूसरे एंड से गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्लास्टिक स्केल, क्योंकि प्लास्टिक का है हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, दैट इज़ वाई वो बिल्कुल ठंडा ही रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझाने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है दैट इज़ 4.8। सो इन दिस एक्टिविटी वी विल टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इस फ्लास्क के बॉटम में वी विल टेक अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये पोटेशियम पर मैग्नेट जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो बहुत पिंक सा कलर देता है, जस्ट मैजेंटा, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, फ्लास्क को इस तरीके से अरेंज करना है सो दैट यहाँ पर हम एक बर्नर लगा पाए। बर्नर के ऊपर वी विल टेक दिस वायर गॉज जो कि हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। नाउ व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग, तो सबसे फर्स्ट लेयर आप कह सकते हैं वाटर पार्टिकल्स की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ये सबसे पहले वार्म होगा बिकॉज दिस इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लास्क। जब ये हीट अप होना स्टार्ट करेगा तो ये वाटर के पार्टिकल्स जाएंगे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे और नीचे जहाँ पर वाटर पार्टिकल्स थे वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से ऊपर की लेयर के जो वाटर पार्टिकल्स हैं जो कि ठंडे हैं दे विल स्टार्ट मूविंग डाउन। इसी तरीके से ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन शो कर रहा है कन्वेक्शन करंट ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होगा, गरम गरम पार्टिकल्स ऊपर की तरफ राइज करते रहेंगे बिकॉज दे बिकम लाइटर एंड देन द हैवियर पार्टिकल्स ऑफ वाटर दे सेटल डाउन, क्योंकि वो हैवी है इसलिए वो नीचे बैठ जाएंगे एंड इन दिस वे पूरा वाटर यहाँ पर गर्म हो जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस बीच में ही रोक दें, मीन्स आप थोड़ी देर हीट करने के बाद इसको हटा दें, बंद कर दें बर्नर को, तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि ऊपर के वाटर पार्टिकल्स गर्म होंगे, मतलब नीचे से तो वो क्योंकि ऊपर ट्रेवल कर जाएंगे लेकिन नीचे का वाटर पार्टिकल गर्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देना है और पूरी तरीके से हीट अप होने देना है। ये प्रोसेस जिसकी वजह से लिक्विड्स गर्म होते हैं इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कन्वेक्शन इन गैसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडल हमने रखी है, कैंडल के ऊपर वी विल पुट आवर हैंड। ये हैंड इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए कि आपका हाथ जल ना जाए। एक हाथ हम रखेंगे कैंडल के जस्ट अबव और एक दूसरा हाथ हम रखेंगे कैंडल के साइड में। इन सम टाइम वी विल नोटिस कि हमारा हाथ धीरे धीरे ऊपर वाला हाथ गर्म होने लग गया है। वाई? क्योंकि कैंडल के जस्ट ऊपर वाली, यहाँ से बनाते हैं हम, कैंडल के जस्ट ऊपर वाले जो एयर पार्टिकल्स हैं ये वार्म हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग अप। ये एयर पार्टिकल्स जब ऊपर मूव करेंगे तो ठंडे वाले पार्टिकल्स ऊपर से नीचे मूव करेंगे जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस एरिया का जितना भी एयर पार्टिकल्स होंगे सब कुछ गर्म हो जाएंगे। दिस हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन इन एयर। अब कंडक्शन एंड कन्वेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पर बेस्ड एक फिनोमेना होता है जो कि कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और इन फिनोमेना को हम बोलते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो चलिए इन दोनों को ही हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखिए डे टाइम एंड नाइट टाइम की बात दे रखी है। हमें एक फैक्ट हमेशा याद रखना है बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कि जब भी हम लैंड में और वाटर में कंपेयर करते हैं तो लैंड वाटर से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी गर्म भी हो जाता है एंड क्विकली इट कूल्स डाउन। ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से ही ठंडा भी हो जाएगा। वेयर एज वाटर बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है। इसका एक एग्जांपल आप सोच सकते हैं कि हमारे घर के ऊपर, सभी के घर के ऊपर एक टंकी रखी होती है जिसमें वाटर फिल्ड होता है और इस वाटर को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। ये पानी अगर आप दोपहर में 2 बजे के आसपास देखेंगे तो बहुत गर्म होगा, शाम के 5 बजे देखेंगे तो भी गर्म रहेगा, शाम के 7 बजे देखेंगे तो भी गर्म रहेगा। ठीक है, फिर रात में होते होते कहीं जाके वो थोड़ा ठंडा होता है। वेयर एज अगर हम बात करें लैंड की, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान की हम बात करें या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर सैंड होता है, ठीक है, जहाँ पर सैंड होता है, रेत होती है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है।
इसलिए राजस्थान टाइप का एरिया पूरी दोपहर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और जैसे जैसे शाम होती रहती है सैन ठंडा हो जाता है और रात राजस्थान में बिल्कुल ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो यही फैक्ट आपको याद रखना है बिफोर अंडरस्टैंडिंग सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, कि लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, वेयर एज वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो डे टाइम में क्या होगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सन इज़ प्रेजेंट, सन के प्रेजेंट होने की वजह से लैंड विल बिकम वार्म, वेयर एज सी इतना ज़्यादा गर्म अभी नहीं हुआ है। लैंड क्योंकि गर्म हो गया है तो लैंड के ऊपर प्रेजेंट होने वाली जो एयर है वो वार्म हो जाएगी, एंड यू नो दैट वार्म एयर राइजेस अप। ठीक है, वार्म एयर राइजेस अप, तो यहाँ की जो हवा है लैंड की वो कैसी होगी, वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, वो राइज कर जाएगी। जब वार्म एयर राइज कर जाती है तो नीचे का जो एरिया होता है जहाँ पर एयर प्रेजेंट थी वहाँ पे कैसा होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साथ में। अब जब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा तो सी जो कि ठंडा है अभी, सी से हवा किस तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी। सी से जब लैंड की तरफ एयर आना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एक तरफ तो लैंड से वार्म एयर ऊपर जा रही है कॉन्टीन्यूसली, दूसरी तरफ से सी की तरफ से हवा चल रही है लैंड की तरफ। तो आप कहेंगे कि सी से हवा आ रही है लैंड की तरफ, जिसकी वजह से जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो आएगी लैंड की तरफ। इसीलिए कोस्टल एरिया में ज़्यादातर जो घर बनाए जाते हैं या जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका फेस या उनकी खिड़कियाँ हमेशा सी की तरफ फेसिंग होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे इस हट में भी देख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि सी से आने वाली ठंडी हवा डायरेक्टली उनके खिड़की से या घर के अंदर जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा डे टाइम में होने वाली सी ब्रीज। क्योंकि सी से हवा जा रही है लैंड की तरफ, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज सी ब्रीज। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नाइट टाइम, दैट इज़ लैंड ब्रीज। ठीक है, अब हमें पता है एक बात, लैंड जितनी ज़्यादा जल्दी गर्म होता है उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। नाउ दिस लैंड हैज़ कूल डाउन, लेकिन जो सी का पानी है दिस इज़ स्टिल वार्म, ये गर्म है। क्योंकि सी के ऊपर की जो एयर है, एयर स्पेस है, वहाँ की जो एयर होगी अब इट विल बी वार्म, सो यू नो वार्म एयर राइजेस अप। अब यहाँ से एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि एयर पार्टिकल्स जो वार्म एयर होगा वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ का जो इतना भी एयर स्पेसेस जो खाली होते जा रहे हैं वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से लैंड की तरफ से एयर जाएगी सी की तरफ, राइट। अब लैंड की जो एयर है वो जा रही है सी की तरफ, और सी के ऊपर वाला जो एयर है जो कि ऑलरेडी वार्म हो चुका था वो जा रहा है ऊपर। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी कि यहाँ से हवा जाएगी इधर की तरफ और यहाँ से हवा जाएगी इधर की तरफ, मतलब सी से जाएगा लैंड की तरफ और लैंड से जाएगा सी की तरफ। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि कन्वेक्शन की वजह से ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस हियर, रेडिएशन इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस। आपको मैंने पहले ही बताया था, कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में, दैट इज़ लिक्विड एंड गैस। रेडिएशन वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या जहाँ पर मीडियम प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर रेडिएशन विल टेक प्लेस। नाउ रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन बोथ द एरियाज, जहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है, जहाँ पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपका एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, रूम में एक तरफ आपने एक हीटर जलाया हुआ है और आप यहाँ पर इस कॉर्नर में बैठे हुए हैं। रूम हीटर से पूरा रूम गर्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो यहाँ वाला जो एरिया है यही गर्म होगा जो कि रूम हीटर के जस्ट ऊपर होगा, धीरे धीरे वो वार्म एयर पूरे में स्प्रेड होता जाएगा। तो आप देखिए, जो ये वाला एरिया है यहाँ पर तो कन्वेक्शन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो हमारे तक भी पूरे रूम में गर्म हवा आ जाती है, या आप कह सकते हैं जो गर्मी पूरे रूम में फैल जाती है, दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पर तो मीडियम होता है, मतलब एयर का मीडियम तो है ही हमारे रूम के अंदर। तभी मैंने आपको पहले ही कहा था दैट रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन बोथ द एरियाज, जहाँ पे मीडियम है और जहाँ पर मीडियम नहीं है। ठीक है, अगर सन से हम देखें, हमारा जो सन है यहाँ पर, सन से आने वाली धूप हमारे रूम्स में पड़ती है और हमारी रूम गर्म हो जाती है। अब सन से मोस्टली जो स्पेस में एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब एब्सेंस ऑफ
एयर, जहाँ पर हवा नहीं होती है। तो वैक्यूम से हमारे रूम तक ये धूप कैसे आती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल्स बता दिए हैं जहाँ पर वैक्यूम में भी और नॉर्मल एयर मीडियम में भी रेडिएशन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जो बॉडी है ये भी सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करता है। ठीक है, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो जब तक ये हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस वाले ऑब्जेक्ट के इक्वल ना हो जाए वो तब तक टेम्परेचर अपने बॉडी से हीट को रेडिएट करता रहेगा इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। सिंपल सी बात है, समर में हम लोग बहुत लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर मोस्ट ऑफ द हीट को रेडिएट कर देता है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। वेयर एज जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो बॉडी है जिसके ऊपर डार्क कलर के क्लोथ्स है उसको गर्मी ज़्यादा फील होगी क्योंकि हीट वहाँ पर अकोमोडेट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं 4.10। इन दिस एक्टिविटी वी विल टेक 2 कंटेनर्स। ठीक है, 2 कंटेनर लिए हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हम फिल करेंगे। कंटेनर एक ऐसा होगा जो बाहर से कोटेड होगा ब्लैक कलर में, जैसे कि एनोडाइज्ड भी होते हैं, वेयर एज सेकेंड वाला लाइट कलर से, जैसे कि एल्यूमिनियम का आप कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, जब इन दोनों कंटेनर्स को हम धूप के सामने रखेंगे और इक्वल टाइम के लिए दोनों को एक्सपोज कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, दोनों के टेम्परेचर में, दोनों के पानी को हम जब टच करेंगे वी विल फील द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। अगर हमको अपना हाथ नहीं यूज़ करना है वी कैन ऑल्सो यूज़ द थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। नाउ वाई दिस इज़ सो, क्योंकि ये डार्क कलर वाला जो कोटेड है, बिकॉज दिस इज़ डार्क, तो ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वेयर एज ये जो लाइट वाला होगा ये रेडिएट ज़्यादा करेगा। अब जो रेडिएट कर देगा तो उसके पास तो अपने पास हीट कम रहेगी, दैट इज़ वाई इसका पानी थोड़ा सा कम गर्म होगा, वेयर एज इसका पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिविटी 4.11 है जिसमें हमने यही दोनों कैंस को लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने ये ब्लैक वाला कैन ले लिया है और ये लाइट वाला कैन है, मीन्स ये डार्क है एंड दिस वन इज़ लाइट। दोनों में हमने वाटर ले लिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब इसको हमने थोड़ा सा इक्वल अमाउंट में गर्म कर लिया है। अब हम इसको खुले में रख देंगे ऐसे ही, जस्ट ओपन में, शेड में, सो दैट ये देखें कौन ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। कुछ देर के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो लाइट वाला कैन होगा इसका पानी बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, वेयर एज ये डार्क वाले कैन में जल्दी से पानी ठंडा नहीं होगा। वाई दिस इज़ सो, बिकॉज ये जो डार्क वाला कैन है ये जल्दी से हीट को रेडिएट नहीं करेगा, इसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है और ये ज़्यादा टाइम तक अपने पास हीट को बचा के रखेगा या अपने पास कलेक्ट करके रखेगा, आप ये कह सकते हैं। वेयर एज ये जो लाइट वाला कैन है ये हीट को रेडिएट कर देगा, दैट इज़ वाई द टेम्परेचर विल फॉल वेरी सून इन दिस लाइट कैन। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और यही रीज़न है कि हम सर्दियों में थोड़े डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक गर्म क्यों रखते हैं? ऊनी कपड़े मीन्स फाइबर्स, यू नो दैट द वुलन क्लोथ्स, जो वूल होता है दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। और इसके वूल फाइबर्स के बीच में होता है एयर स्पेसेस जिसके अंदर एयर होती है, तो ये एयर भी प्रिवेंट करता है एयर के हीट के फ्लो को। ठीक है, जब एयर से कोई हीट का फ्लो ही नहीं होगा तो जितनी भी गर्मी वूलन क्लोथ्स के अंदर है तो वो गर्म ही रहेगा, वो हीट को रेडिएट नहीं होने देगा। दैट इज़ वाई वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमको चॉइस मिलती है, एक तरफ हमें एक ब्लैंकेट मिली है, दूसरी तरफ हमको 2 ब्लैंकेट्स मिल गई है, तो अब हमें बताना है कि किस में हमको ज़्यादा गर्मी फील होगी। तो सिंपल सी बात है, जो 2 ब्लैंकेट्स वाला ऑप्शन है इसके बीच में, 2 ब्लैंकेट्स के बीच में भी एयर स्पेस होंगे जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे। अब इस एयर पार्टिकल की वजह से हीट का फ्लो बाहर की तरफ नहीं होगा, दैट इज़ वाई जो हीट अंदर है वो अंदर ही ट्रैप्ड रहेगी। वेयर एज इस वाले में एयर पार्टिकल्स कम है, दैट इज़ वाई हीट का फ्लो हो जाएगा, मतलब रेडिएट कर जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा।
दैट इज़ वाई अगर हम सर्दियों में 2 कंबल को यूज़ करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा मतलब कोज़ी कोज़ी फील होता है, गर्म फील होता है, क्योंकि हीट जल्दी से बाहर रेडिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।